हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब देख रहे थे कि हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वह है इंडिया की फिजियोग्राफी या भारत की भू आकृति या भू आकृतिक विशेषताएं। हमने इंडिया को देखा था 6 भाग में। हम इंडिया के फिजियोग्राफी को 6 भाग में बांटते हैं। उत्तर में उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला। दूसरा जो हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर में उत्तर पर्वतमाला थी हमारी। उसके बाद विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान। पश्चिम में अपना मरुस्थल, थार मरुस्थल। उसके बाद हमारा आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की संरचना जो है, यह हमारा अगला टॉपिक है जो हम अभी देख रहे हैं। इसके पहले सेशन में हमने देखा उत्तर पूर्व के कुछ प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग को कवर किया था। प्रायद्वीपीय पठार को भी हम जो है 6 भागों में पुनः बांट के देखते हैं, जिसमें हमारा था पहला केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा था हमारा उत्तर पूर्व का पठार, दूसरा था हमारा पूर्व का पठार, तीसरा हमारा आता है उत्तर पूर्व का पठार या मेघालय का पठार या कार्बी एलोंग का पठार। पूर्वी पठार में हमने देखा छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य पठार। इसके बाद जो हमारी चौथी संरचना आती है प्रायद्वीपीय पठार में, हुआ था हमारा दक्कन का पठार। और उसके पश्चात हमारा आता है पांचवी संरचना थी हमारी दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, और छठी संरचना है हमारी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम। तो हमारा जो है अगला जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत है प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमारी अगली जो संरचना थी, चौथी संरचना दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसे भी पुनः हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। इसके बाद अगला आता है हमारा, इसके बाद अगला क्या आता है, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार। और तीसरा है हमारा आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार। मैप में देखें हम, इंडिया के मैप में, तो पहले था हमारा केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार। ये तीसरा था हमारा, तीसरा था हमारा ये उत्तर पूर्व का पठार। इसके बाद चौथी संरचना थी हमारी चौथी संरचना है, ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये है हमारा दक्कन ट्रैप। ये दक्कन ट्रैप, नीचे ये है कर्नाटक का पठार और पूर्व में आंध्रा का पठार। इसकी विशेषता क्या है, इसको देखेंगे अभी हम। आइए देखें। दक्कन के ट्रैप में, दक्कन ट्रैप जो है यह केंद्रीय उच्च भूमि के दक्षिण में अवस्थित है। अर्थात विंध्यन रेंज जो थी हमारी, विंध्यन रेंज या फिर सतपुरा रेंज, वह केंद्रीय उच्च भूमि को दक्कन ट्रैप से अलग करने वाली संरचना है सतपुरा रेंज। दक्कन ट्रैप जो है, क्यों कहते हैं इसे, यहाँ की क्या विशेषता है, इसको देखेंगे अभी। दक्कन ट्रैप में 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहले उसको देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप में, दक्कन ट्रैप में 4 पर्वतमाला है, सतपुरा, सतमाला, सतपुरा इससे उत्तर में अवस्थित था। दक्कन ट्रैप में हमारा सतमाला, दूसरा है हमारा अजंता रेंज, अजंता रेंज, तीसरी है हमारी बालाघाट रेंज,
और चौथा पर्वत जो है वह है हमारा हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज। क्रम देखें किस क्रम में है यह, तो सबसे पहला है हमारा सतमाला रेंज, इसके पश्चात है हमारा अजंता रेंज, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये 4 पर्वत श्रेणी है दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में। दक्कन ट्रैप क्षेत्र का जो विस्तार है राज्यों के अनुसार देखें तो यह गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, महाराष्ट्र के एमपी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र का विस्तार इधर गुजरात के इस क्षेत्र में, इस भाग में गुजरात के भाग में, यहाँ ये एमपी से सीमा लगती है और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में यह जो है अवस्थित है। इसका विस्तार है दक्कन ट्रैप का। दक्कन ट्रैप की जो संरचना है यह बसाल्ट चट्टान से बनी हुई। दक्कन ट्रैप की संरचना, दक्कन ट्रैप जो है यह जो है बसाल्ट चट्टानों से बनी हुई, बसाल्ट चट्टानों से। बसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना है। इसी चट्टान में अपर्दन के कारण, इन चट्टानों में अपर्दन के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। इसमें अपर्दन के कारण क्या होता है, काली मृदा का निर्माण इसमें इस क्षेत्रों में पाया जाता है। और काली मृदा जो है दोस्तों यह कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कपास की खेती होती है इस मृदा में, अर्थात कपास की खेती का क्षेत्र यदि हमसे पूछा जाए तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जहां काली मृदा पाई जाएगी उस क्षेत्र में कपास की खेती होगी। तो यह जो क्षेत्र है हमारा गुजरात और महाराष्ट्र और एमपी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कपास की खेती होती है, क्योंकि वहां काली कपासी मृदा पाई जाती है। कपास की खेती के कारण ही काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं, कपासी मृदा, कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसे। और इसे एक नाम से पुकारा जाता है काली मृदा को या कपासी मृदा को, रेगूर मृदा, रेगूर मृदा, रेगूर सॉइल। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया रेगूर सॉइल किसे कहते हैं, या कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा का कौन सा क्षेत्र है, यह पूछ लिया जाता है एग्जामों में। तो दक्कन ट्रैप के क्षेत्रों में हमें बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना देखने को मिलती है, जो जिससे अपर्दन के कारण काली मृदा का निर्माण होता है और कपास की खेती होती है इस क्षेत्रों में। इसके पश्चात हम कर्नाटक के पठार को देखें। दक्कन ट्रैप के पश्चात हम कर्नाटक के पठार को देखते हैं तो उसमें क्या संरचना देखने को मिलती है। कर्नाटक के पठार को, कर्नाटक के पठार को भी 2 वर्गों में रखते हैं बांट के। कर्नाटक के पठार का विस्तार हम देखें तो पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक इसका विस्तार है, देखने को मिलता है। राज्यवार विस्तार देखें, कर्नाटक के पठार के ऊंचे भाग को या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को मलनाड कहते हैं, मलनाड, और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं। कर्नाटक पठार ये हमारा है कर्नाटक पठार। तो कर्नाटक पठार की संरचना देखें इस प्रकार, यह हमारा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पूर्व में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को, पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं, ये हुआ आपका मलनाड। और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को या आंतरिक क्षेत्र को मैदान कहते हैं। इसी क्षेत्र में मलनाड क्षेत्र में, मलनाड क्षेत्र में एक पर्वत समूह है जिसका नाम है बाबा बुदान। बाबा बुदान का पर्वत या बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला जो है, माउंटेन जो है, वह है मलनाड क्षेत्र में। और बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी है एक कुद्रेमुख। यह मलनाड क्षेत्र जो है दोस्तों, यह मलनाड क्षेत्र, मलनाड में सबसे पहले क्या है, बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत।
बाबा बुदान पर्वत, इसकी चोटी है माउंट कुद्रेमुख। माउंट कुद्रेमुख, यह जो क्षेत्र है मलनाड का क्षेत्र जो है, या बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र जो है, यह लौह अयस्क की आयरन ओर के भंडार की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कुद्रेमुख से जो है भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होती है? कुद्रेमुख से। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे इस क्षेत्रों से होता है दोस्तों। भारत के लौह अयस्क का उत्पादन, भारत में सबसे अधिक उत्पादन लौह अयस्क का कहां होता है? तो यह है हमारा माउंट कुद्रेमुख क्षेत्र। और हम बात करें, अगला हमारा है मैदान। मैदान में क्या विशेषता है? मैदान में हमारा है 2 पठार हैं, एक मैसूर का पठार और दूसरा एक है हमारा मैसूर का पठार और बेंगलोर का पठार। मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार, यह 2 पठारी संरचना है हमारे मैदानी क्षेत्र में। मैदानी अर्थात कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है, जो अपेक्षाकृत कम ऊंची है, अपेक्षाकृत जो जिसकी ऊंचाई कम है, उसे मैदान कहते हैं। और जो अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है कर्नाटक के पठार में, उसे हम कहते हैं मलनाड। तो मलनाड में पर्वत समूह है बाबा बुदान, जहां से कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। भारत में लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से बाबा बुदान का क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है, अर्थात लौह अयस्क की यहाँ प्रचुर मात्रा है, भंडार है, प्रचुर मात्रा में भंडार है। और निष्कर्षण कहां से किया जाता है या उत्पादन कहां से किया जाता है? माउंट कुद्रेमुख से इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसके पश्चात हमारा आता है आंध्रा का पठार। इसके आगे देखें हम तो अगला हमारा है आंध्रा का पठार। आइए आंध्रा के पठार को देखते हैं। आंध्रा के पठार को पुनः पूर्वी और पश्चिमी भाग, ये भाग आंध्रा का पठार ये रहा। इसको हम देखें उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, 2 भागों में बांटते हैं इसको। एक होता है हमारा तेलंगाना का पठार, उत्तरी भाग, ये ऊपर वाला जो भाग है ये तेलंगाना पठार है, तेलंगाना का पठार। और दक्षिणी भाग जो है यह है रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार। यह दक्षिणी भाग है रायलसीमा का पठार। इन पठारों की बात करें, इनकी सीमा बनाती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है इसकी सीमा बनाती है, अर्थात इन 2 पठारों के बीच से होकर कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध तेलंगाना और आंध्रा पठार के बीच से होती है, इसकी सीमा बनाती है। कृष्णा नदी सीमा बनाती है इसकी दोनों की। रायलसीमा पठारी क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है। इस क्षेत्र में एक पर्वत समूह है, एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई अर्थात नल्ला मलाई माउंटेन रीजन जो है रायलसीमा क्षेत्र में है।
राज्य की बात करें तो यह क्षेत्र पड़ता है आंध्र प्रदेश का। या हम पूरा देखें आंध्रा का पठार का, तो उत्तरी भाग जो है इसका, उत्तरी भाग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का पठार उड़ीसा के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिण, एकदम दक्षिण का भाग जो है, और तेलंगाना मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में है तेलंगाना का पठार। वहीं रायलसीमा का पठार जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है मुख्य रूप से। तो ये था उसका हमारा विस्तार। उसकी एक पर्वत श्रृंखला भी बताई हमने, नल्ला मलाई, यहाँ पर नल्ला मलाई माउंटेन है। इसके पश्चात हम देखें तो अगला हमारा जो भूआकृतिक विभाजन है वह है हमारा दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। अगला क्या देखेंगे हम, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र। तो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों को देखते हैं। पांचवा जो विभाजन था हमारा वह था दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण में देखते हैं पर्वत, कौन कौन से पर्वत समूह हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र, ये तो था हमारा चौथा विभाजन। ये हमारा है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के दक्षिण में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, इसको हम देखें तो यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है आकर मिलती है। ये संरचना है, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहां पर आकर मिलती है ये उसे हम नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी गांठ कहते हैं, नीलगिरी गांठ कहते हैं, अर्थात जहां दोनों आकर मिलती है। तो कई बार एग्जामों में यह भी पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलती है। तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में यह जो है हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। यह देखें हम दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र की संरचना, तो सबसे पहले आती है हमारी नीलगिरी, जहां पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। नीलगिरी, इसके पश्चात हमारा है अन्नामलाई, और सबसे दक्षिण में है कार्डामम, और नीलगिरी और अन्नामलाई के पूर्व में है पालनी हिल। अगला पहले क्या था हमारा, दक्षिण के पर्वत, दक्षिणी पर्वत या सॉदर्न माउंटेन। इसमें नीलगिरी है, पालनी हिल है, पालनी हिल, अन्नामलाई, अन्नामलाई और कार्डामम, कार्डामम, कार्डामम पर्वत। अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में जो अवस्थित पर्वत समूह है, पर्वत है, वह क्या है आप देख सकते हैं। आप एटलस का सहायता लेकर देख सकते हैं, और एग्जामों में यह सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत के सबसे दक्षिण में अवस्थित पर्वत समूह कौन सा है, तो कार्डामम है। अब आते हैं इन पर्वत समूह के बीच कुछ दर्रे हैं, उसको देख लेते हैं। नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलती है नीलगिरी पर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच एक दर्रा है पाल घाट। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच एक दर्रा है पाल घाट। आइए इसको देखें। यह पर्वतीय क्षेत्र है। पहला है हमारा नीलगिरी, उत्तर से देखें तो उत्तर में नीलगिरी। इसके पश्चात है हमारा अन्नामलाई, अन्नामलाई। इसके पश्चात है हमारा कार्डामम, कार्डामम, ये दक्षिण में है, ये दक्षिण में है और यह उत्तर में है। और नीलगिरी के पूर्व में एक पर्वतमाला थी पालनी हिल, अलग है वह पालनी हिल, पालनी हिल। इन दोनों के बीच, इन दोनों पर्वत के बीच एक प्रमुख दर्रा है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, यह जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पाल घाट दर्रा, यह क्या करती है, इन दो शहरों को जोड़ती है।
तो यह जो है केरल के कोच्चि शहर को कोयम्बटूर से जोड़ती है। यह केरल के कोच्चि शहर को कोयम्बटूर से जोड़ती है पालघाट दर्रा। नीलगिरी की एक चोटी है माउंट दोदा बेटा, माउंट डोडा बेटा, माउंट डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2600 कुछ किलोमीटर है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। और यह हमारा अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नामलाई की ऊंची चोटी को देखते हैं हम। माउंट अन्नामुदी, अन्नामुडी, माउंट अन्नामुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अन्नामुदी। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोदा बेटा से भी ज्यादा है, दोदा बेटा से भी ज्यादा ऊंचाई है माउंट अन्नामुदी की। कार्डामम क्या था? सबसे दक्षिणी पर्वत समूह, सबसे दक्षिणी पर्वत। अन्नामलाई और कार्डामम हिल के बीच भी एक दर्रा है जिसका नाम है सेनकोटा दर्रा। अन्नामलाई और कार्डामम के बीच भी एक दर्रा है, प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है सेनकोटा। उसको देखें। इन दोनों के बीच जो दर्रा है, पास है, इन दोनों माउंटेन के बीच जो पास है, इसका नाम है सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा। यह जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी या केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है, मदुरई से। अर्थात यदि किसी को केरल से तमिलनाडु जाना हो या मदुरई जाना हो तो वह कौन से दर्रे का प्रयोग करेगा? यदि कोई व्यक्ति यदि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है तो वह जो है सेनकोटा दर्रे से ही तमिलनाडु पहुंचेगा या मदुरई पहुंचना होगा तो वह सेनकोटा दर्रे का इस्तेमाल करेगा यदि रोड से जा रहा है तो। उसी प्रकार यदि किसी को केरल के कोच्चि से कर्नाटक के कोयम्बटूर जाना हो तो वह पालघाट दर्रे का प्रयोग करेगा, पालघाट दर्रा। ये दो प्रमुख दर्रे हैं दक्षिण में, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पालघाट और सेनकोटा दर्रा। ये क्या था हमारा? ये हमारी है भारत की भूआकृतिक विशेषताओं में देखा हमने। दक्कन का पठार देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं, जिसमें हम पहले देखे दक्कन का पठार, उसके पश्चात हमारा था यह दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, और आखिरी जो संरचना बनती है प्रायद्वीपीय पठार में वह क्या बनती है हमारी? आखिरी संरचना हमारी है, आखिरी संरचना है हमारी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आइए देखें उसको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है। भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व और पश्चिम में जो पर्वतीय संरचना है दोस्तों, भारत के पूर्व और पश्चिम में जो पर्वतीय संरचना है, पूर्व में और पश्चिम में जो पर्वतीय संरचना है,
पश्चिम वाली संरचना पर्वतीय क्षेत्र को कहते हैं हम पश्चिमी घाट। इसी प्रकार पूर्व वाले क्षेत्र को हम कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और ये मिलती कहां पर है? नीलगिरी पर। यह हमारा हुआ पूर्वी घाट। ये है हमारी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। अगला है हमारा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो देखें पश्चिमी घाट की क्या संरचना है। पहले तो सबसे पहले आती है विस्तार की बात। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, यह तापी नदी से लेकर, तापी नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है, कौन कौन से रेंज के बीच बहती थी तापी नदी हमारा? तापी नदी हमारा सतपुरा और विंध्यन के बीच प्रवाहित होती है। तापी नदी से लेकर, तापी नदी से लेकर तापी नदी से लेकर इसका विस्तार जो है केरल कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार कन्याकुमारी तक। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं इन क्षेत्रों में? तो सबसे पहला राज्य पड़ता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और सबसे लास्ट में केरल या तमिलनाडु तक। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तो कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार देखें तो राज्य के बाद इस सिलसिले से तो मुख्यतः 6 राज्यों से होकर यह गुजरती है। और क्या विशेषता है पश्चिमी घाट का? पश्चिमी घाट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह जो है पृथ्वी के या भारत की जो संरचना है, यह प्राचीनतम संरचना में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार भारत की। पृथ्वी पर जब भू संचलन हो रहा था, या भारतीय प्लेट जब अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होती है, भारतीय प्लेट जब अफ्रीकन प्लेट से टूटकर यूरेशियाई प्लेट की ओर मूव करती है, तो भारत में हिमालय की उत्पत्ति होती है। परंतु यह जो संरचना, यह जो प्राचीन संरचना थी अफ्रीकन प्लेट की, उससे मिलती जुलती संरचना है हमारा, और उससे ही टूटकर भ्रंश के रूप में इसका निर्माण हुआ है। तो इसे हम भ्रंश कगार भी कहते हैं। यह जो है अफ्रीका से टूटकर बना हुआ संरचना है। इसमें जो इधर की विशेषताएं हैं, यही समान विशेषता हमें अफ्रीका के पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। और उसकी बनावट, उसके तटों की बनावट जो है, यदि हम उसकी बात करें, यदि हम उसके तटों की बनावट की बात करें, तो उसकी विशेषता और भारत के पश्चिमी तट की विशेषता समान है। और उसमें भ्रंशन के कारण, अफ्रीकी प्लेट में भ्रंशन के कारण ही यह प्लेट, इंडियन प्लेट टूटकर यूरेशियाई प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तो उस क्रम में इस क्षेत्र का निर्माण होता है। यही क्षेत्र जो है वहां से टूट के अलग हुआ था। इसीलिए इसे पश्चिमी घाट को भ्रंश कगार भी कहते हैं, भ्रंश कगार भी कहते हैं। आइए अब देखें पश्चिमी सह्याद्री को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री। पुनः पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को पुनः 3 भागों में बांटकर देखते हैं। यह है गोवा। तो गोवा की राजधानी पणजी तक, उसके पश्चात नीलगिरी तक, पणजी से लेकर नीलगिरी और वहां से लेकर कन्याकुमारी तक, इसे 3 उपवर्गों में बांटते हैं। इसे हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री या कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री या कोंकण तट कहते हैं। तापी नदी से लेकर पणजी तक, तापी नदी से लेकर
पणजी तक के क्षेत्र को उत्तरी सह्याद्री, पणजी से लेकर नीलगिरी तक, पणजी से लेकर नीलगिरी तक इसे हम मध्य सह्याद्री या कन्नारा तट कहते हैं। और नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री या मालाबार कोस्ट कहते हैं, या क्या कहते हैं, मालाबार तट। उत्तरी सह्याद्री या कोंकण तट, मध्य सह्याद्री या कन्नारा तट, और दक्षिणी सह्याद्री या मालाबार तट। और क्या विशेषता है इसकी? इसकी ऊंचाई की बात करें तो दक्षिण में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। दक्षिण से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई में कमी देखने को मिलती है, और भ्रंश कगार होने के कारण या इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इन क्षेत्र से या पश्चिम की तरफ जो नदियां प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती है, पश्चिम की तरफ तापी है, और तापी, नर्मदा या फिर पेरियार केरल में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, पश्चिमी घाट को पार कर जो नदियां अरब सागर में गिरती है वह जलप्रपात का निर्माण करती है या वाटरफॉल का निर्माण करती है। तो इस क्षेत्र में हमें काफी मात्रा में जलप्रपात देखने को मिलेंगे। और यह नदियां तीव्र ढाल से जो समुद्र में मिलती है, तो इस क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्रों में मैदानों की जो पश्चिमी मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान है, उसकी चौड़ाई कम है। और क्या है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। इस क्षेत्र की नदियां ऊंचाई से सागर में गिरने के कारण दूर तक सागर में प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण होता है। अर्थात पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती है उसके द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। अपवाह तंत्र जब हम देखेंगे तो उसको कवर करेंगे। और पूर्वी घाट की तरफ पूर्वी घाट की जो तरफ नदियां प्रवाहित होती है वह डेल्टा का निर्माण करती है। और क्या विशेषता है, इस क्षेत्र से मानसूनी पवन भारत में प्रवेश करती है। मानसूनी पवन भारत में इधर से दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है, और यह पश्चिमी सह्याद्री का ऊंचाई अधिक होने के कारण पश्चिमी सह्याद्री के या पश्चिमी घाट के पश्चिम के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी तो और क्या क्या होगा, सबसे पहले मृदा किस प्रकार की पाई जाएगी, तो इस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा मिलती है। और क्या विशेषता है, इस क्षेत्र में फिर क्या होता है, वर्षा अधिक है, पानी अधिक है, वर्ष भर वर्षा ठीक ठाक होती है, नमी ठीक ठाक है, वर्ष भर औसत वर्षा जो है 180 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। इस क्षेत्र में सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र की जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है, जिसके कारण इसे हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी कहते हैं इस क्षेत्र को। ये था हमारा पश्चिमी घाट। अब आते हैं हम पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अब आते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट या ईस्टर्न माउंटेन, पूर्वी घाट या ईस्टर्न माउंटेन। पूर्वी घाट का जो विभाजन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यह है कहां से कहां तक। यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, महानदी, महानदी। फिर एक नदी प्रवाहित होती है गोदावरी, गोदावरी। और यहाँ पर है एक झील, लैगून झील, पश्च जल, चिल्का, चिल्का झील। एक नदी है अपना कृष्णा, और सबसे दक्षिण में कावेरी नदी प्रवाहित होती है। इसका विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर, महानदी से लेकर
कन्याकुमारी तक है। इसे भी हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। महानदी से लेकर गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी सरकार या उत्कल कोस्ट। उड़ीसा राज्य बेसिकली यह उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में वाला पर्वतीय क्षेत्र है। और उसके पश्चात हमारा आता है मध्य का क्षेत्र, जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच प्रवाहित होती है, उसे मध्य का क्षेत्र कहते हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी। इसे हम यहां से देखें तो उत्तर में महानदी और गोदावरी के बीच उत्तरी सरकार कहते हैं इसे, उत्तरी सरकार या उत्कल तट, या उत्कल तट कहते हैं। इसके पश्चात मध्य में गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी के तट पर इसे हम आंध्रा तट कहते हैं, आंध्रा तट। और दक्षिण में कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। महानदी और गोदावरी के बीच जो है उत्तरी सरकार या उत्कल तट, यहां पर एक पश्च जल है या एक लैगून झील है, चिल्का झील, जो एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। और गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच आंध्रा का तट है। कृष्णा नदी के जहां वह बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वहां पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट, पुलिकट झील, पुलिकट झील। कृष्णा नदी के तट पर पुलिकट झील है हमारा। पुलिकट झील के पास ही है हमारा एक श्रीहरिकोटा नामक अंतरिक्ष केंद्र, जहां से हम अंतरिक्ष में उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा जिसे कहते हैं, वो पुलिकट झील के पास ही है। फिर कृष्णा नदी से लेकर हम दक्षिण तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं हम? कोरोमंडल तट। पूर्वी घाट की विशेषता देखें तो यह जो है पश्चिमी घाट के समान, इसका एक समान जो है विकास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें पूर्ववर्ती नदियों के द्वारा या पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा जो है काफी मात्रा में अपर्दन हो गया, जिसके कारण यह कटी छटी अवस्था में देखने को मिलती है। इसकी ऊंचाई भी जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत कम है, इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षाकृत काफी कम है। और क्या है देखने को हमको क्या मिलता है, यह जो पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी में जो नदियां प्रवाहित होती है पूर्व की ओर, अब प्रवाहित होने वाली नदियों की संख्या काफी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इसके अलावा भी कई सारी नदियां, स्वर्णरेखा, दामोदर, ये सारी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। इस क्षेत्र में एक तो पहले पर्वत समूह की श्रृंखला कटी छटी देखने को मिलती है, और क्या है, ढाल मंद होने के कारण या कम ऊंचाई होने के कारण नदियां इस क्षेत्र में नदियों का फैलाव हो जाता है और डेल्टा का निर्माण करती है, या पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का प्रभाव करती है, निर्माण करती है। यही वजह है कि पूर्वी घाट के पूर्व में जो मैदान का निर्माण हुआ है, ये पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है, उसकी चौड़ाई है, वह पश्चिमी घाट की या पश्चिमी घाट के मैदान जो है उसकी अपेक्षा अधिक देखने को मिलती है। तो ये था हमारा भारत का भू आकृतिक विशेषता, जिसमें हम क्या क्या देख लिए, उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतमाला और मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, ये खत्म हुआ प्रायद्वीपीय पठार। इसके पश्चात पूर्वी पश्चिमी घाट था, वो भी कवर कर लिया हमने। अब बचता है हमारा द्वीप समूह, जो हम
नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।